नमस्कार, आप देख रहे हैं IPS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां 25 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 575 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 54 पहुंच चुका है। आज 13 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी। उज्जैन में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। नासिर बेलीम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। नासिर, क्या अपडेट? राहुल जी, देखिए, आज जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसके अनुसार आज 25 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। साथ ही अगर हम ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों की बात करें तो आज करीब 13 ऐसे मरीज हैं जो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। लेकिन जो 25 नए मामले आए हैं उसके अनुसार अब उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 575 के करीब हो गया है और आज फिर एक मरने वाले की संख्या फिर बढ़ी है, जिसके कारण उज्जैन में मरने वालों का आंकड़ा अब 54 हो चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जो हेल्थ बुलेटिन जारी करा है उसके अनुसार ये जो आंकड़े बने हैं इसमें एक बात स्पष्ट की है कि जो डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर जो लोगों से पूछ रही है उसके अनुसार करीब 16 मरीज इसमें मिले हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जो डोर टू डोर सर्वे करा रही है उससे एक बड़ी सफलता मिल रही है और जो लोग बीमारी को छुपाने या घर में रहने का प्रयास कर रहे हैं उनको निकाल कर जब ये मामले सामने आ रहे हैं तो उससे कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव के जो लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, वो पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए आज जो आंकड़े जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं जिसमें 25 पॉजिटिव मामले आए हैं उसमें एक बात ये स्पष्ट की गई कि डोर टू डोर सर्वे में स्वास्थ्य विभाग को सफलता मिली है। चलिए, तो कुल मिलाकर डोर टू डोर सर्वे का ही नतीजा कि 35 नए मरीज, इस 25 नए मरीज इस वक्त सामने आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत देने वाली खबर भी है कि इससे आगे मदद मिलेगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे में 294 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 294 नए मरीज मिले हैं और अब कुल मरीजों की संख्या 6665 हो गई है। अपडेट बता दें, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में 294 नए मरीज मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या अब 6665 हो चुकी है। राकेश चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़े। राकेश, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बीते 24 घंटे में अगर 294 नए मरीज मिले, ऐसे में क्या माना जाए ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ेगा? जैसे 24 घंटे हैं तो आगे जो दिन होंगे अगले दिन में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बात करें, खासतौर के लिए हम राजधानी भोपाल की बात करें तो हर दिन जो 40 से अधिक मरीज राजधानी भोपाल में आ रहे हैं और इंदौर में जो है सबसे अधिक मरीज हैं। और ये आंकड़े ये इस बात ये के सबूत हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और ये चिंता का विषय पूरे प्रदेश के लिए है, क्योंकि प्रदेश में अब कोरोना की बात करें तो अधिकांश जिलों तक कोरोना पहुंच चुका है और जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें भी संक्रमण सामने आया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में ये संक्रमण और अधिक फैलेगा और अधिक बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से ये नतीजे सामने आ रहे हैं, इस बात से हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो अभी तक जो इंतजाम किए गए हैं और चूंकि लगातार जो ढील दी जा रही है, मध्य प्रदेश में सिर्फ राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़ दिया जाए तो सभी जिलों में बिना पास आने जाने की परमिशन दे दी गई है। तो ऐसे में ये जो ढील दी गई है और जो आंकड़े सामने निकल कर आ रही है कि चिंता का विषय है और फिलहाल हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं, साफ तौर पर पता चल रहा है और शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं लचर नजर आ रही है। जानकारी के लिए और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। भोपाल से एक और बड़ी खबर मिल रही है। 4 IAS के तबादले कर दिए गए हैं। सागर और उमरिया कलेक्टर को हटाया गया है। संजय श्रीवास्तव अब उमरिया के कलेक्टर होंगे। दीपक सिंह अब सागर के कलेक्टर होंगे। तो सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल को मंत्रालय भेज दिया गया है। उमरिया कलेक्टर सरोची सोमवंशी को भी मंत्रालय भेज दिया गया है। सुधीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सुधीर, ये किस तरह की प्रशासनिक सर्जरी और क्यों की गई है?
देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर इस पूरे प्रशासनिक फेरबदल को देखा जा रहा है। और जो जगह है, खासकर अगर बात करें उमरिया जिले की, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कलेक्टर थे उनके कामकाज को लेकर सरकार ने पूरी कार्रवाई की है। पर लेकिन सागर को लेकर उपचुनाव चूंकि होना है सुर्खी के अंदर, लिहाजा ये पूरे कलेक्टर के तबादले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और जो फेरबदल किए गए हैं उनमें दीपक सिंह, जो कि अब तक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी में परियोजना में हुआ करते थे, उनको सागर जिले की कमान दी गई है। इसके अलावा प्रीति मैथिल, जो कि सागर की कलेक्टर थी, उनको उप सचिव मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण विभाग मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संजीव श्रीवास्तव को कलेक्टर उमरिया बनाया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सुरेश जो सोमवंशी है, उनको उप सचिव मध्य प्रदेश शासन में तकनीकी शिक्षा विभाग में पदस्थ किया गया है। और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि और भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है। और कई जिलों के जो कलेक्टर हैं, खासकर अगर बात करें तो भोपाल, विदिशा सहित जो तमाम जो कलेक्टर हैं कई जिलों के, उनके फेरबदल भी आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर उपचुनाव के पहले प्रशासनिक सर्जरी हुई, आगे भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है, तो तमाम बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। बढ़ते आगे और बात इंदौर की करते हैं, जहां 31 मई के बाद लॉकडाउन खोलने को लेकर अलग अलग रोड मैप पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत फैसला लिया गया है कि इंदौर को 3 अलग अलग जोन में बांटा जाएगा, जिसमें नगर निगम सीमा में जुड़े बाहरी 29 गांव, शहर का नया इलाका और शहर का मध्य क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन को खोला जाएगा। इसके साथ ही हवाई और रेल यात्रा शुरू होने के मद्देनजर यात्रियों की स्क्रीनिंग की अलग व्यवस्था की जाएगी। 31 मई के बाद किस तरीके का स्वरूप रहेगा इंदौर में लॉकडाउन को लेकर, इस मुद्दे पर इंदौर कलेक्टर से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। शहर को 3 भाग में बांटा है। एक 29 गांव वाला जो क्षेत्र है हमारा नगर निगम सीमा के अंदर, एक मध्य क्षेत्र जो सबसे टफ है, और उसके बाद बीच में सिटी एरिया है। 29 गांव मध्य क्षेत्र के बीच का जो एरिया सिटी एरिया है। तीनों एरिया की जो व्यावसायिक और आवासीय संरचनाएं हैं वो डिफरेंट हैं तीनों की। 29 गांव ऑलमोस्ट हम लोगों ने खोल दिया है, कुछ बहुत एक्टिविटीज़ बची होंगी, उनको भी पूरी तरह से खोल देंगे आने वाले समय में। भोपाल में खुले में फेंके गए कोविड-19 अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को IBS24 में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिम्मेदारों की नींद खुली और रविवार को निगम की टीम ने खंती से मेडिकल वेस्ट को उठाकर इंसिनरेटर पहुंचाया गया। जहां बता दें कि हमीदिया अस्पताल का मेडिकल वेस्ट नगर निगम की गाड़ी से आदमपुर खंती में डंप किया गया था। हमीदिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, ऐसे में खुले में फेंके गए मेडिकल वेस्ट से लोगों में संक्रमण फैलने का डर था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है और इस कानून के तहत मजदूरों से जबरन वसूली करने पर अब रोक लगेगी। वहीं जबरन वसूली करने पर सजा का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। यह कानून तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा आदिवासियों को साहूकारी प्रथा से मुक्त कराने के लिए लाए गए कानून के ही समान होगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संवेदनशीलता बरतते हुए उन मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लेके आए हैं और कुछ अभी योजनाएं पाइपलाइन में भी। निश्चित रूप से यह सरकार 7.5 करोड़ जनता की सरकार है। सबके हितों की रक्षा माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और करेगी। कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले 2 महीने में आपके प्रदेश में, आपकी सरकार में निश्चित मजदूरों पर अत्याचार हुआ है, हो रहा है, इसलिए आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आप सारे जो संवैधानिक नियम है उनके तहत कार्रवाई करना प्रारंभ कर दें, थोड़ा सख्ती कर दें, अब नए कानून की आवश्यकता नहीं होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ही पोस्टर वार उफान पर है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी का एक पोस्टर चस्पा करने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस राजावत के बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। पोस्टर वार को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
कि पुलिस और प्रशासन उस समय कहां थे जब छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की गुमशुदगी के पोस्टर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चस्पा किए थे। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजावत की गिरफ्तारी से भाजपा का दोहरा चरित्र और दमनकारी चेहरा सामने आ गया है। ये सिद्धार्थ सिंह राजावत हैं और आज उनके द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, राजनीतिक गतिविधियां की गई हैं। 188 और 505 एक सी के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दमनकारी चेहरा आज जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जब हमारे प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने सिंधिया जी को, जो कि जनसेवक बनते थे कांग्रेस सरकार के समय, उनको अपने कर्तव्य की याद दिलाई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उन पर पिल पड़ी। यही भारतीय जनता पार्टी तब कहां चली गई थी, इसकी पुलिस तब कहां चली गई थी जब माननीय कमलनाथ जी के विरुद्ध छिंदवाड़ा में पोस्टर लगाए गए थे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों को अब विराम देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी टीम में नए चेहरों को शामिल करने का मन बना लिया है। संभावना है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 31 मई से पहले लगभग 22 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा सकती है। इस बीच मंत्री पद के दावेदारों की भी मुख्यमंत्री और संगठन प्रमुख बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मंत्री पद के दावेदारों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन नेताओं के बीच चर्चा भी पूरी हो गई है। दावेदारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। संभावना है कि शपथ की तारीख तय करने से पहले मुख्यमंत्री एक बार दिल्ली जा सकते हैं। शिवराज कैबिनेट में अभी सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ही मंत्री बने, साथ ही कई और चेहरों की जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए कई विधायक भी मंत्री पद के दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये पद्धति पर काम करने वाला दल है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए भाजपा में किसी प्रकार की ऐसी कोई चिंता नहीं होती। मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी होगा। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रवक्ताओं को मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी है। उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता को सांची और सुर्खी, सैयद जाफर को अनूपपुर, अभय दुबे को आगर और हाट पिपलिया, नरेंद्र सलूजा को सांवे, सुवासरा और बदनावर और के मिश्रा को ग्वालियर संभाग के सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के मिश्रा के सहयोग के लिए प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा, राम पांडे और रवि सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ये सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपर्क में रहेंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संपर्क साधेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को कॉलेजों में होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के दौरान इन परीक्षाओं को लेकर व्यवस्थाओं की चर्चा की जाएगी। रेड जोन में तब्दील, भोपाल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं कराने का मुद्दा इसमें अहम है। इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है जिसे सीएम शिवराज राज्यपाल से साझा करेंगे। बता दें कि परीक्षाओं को लेकर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जून महीने में कॉलेजों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। कॉलेजों में प्रथम, द्वितीय और फाइनल ईयर की परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दल बदल का फेर जारी है। आज गुना के 100 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सभी कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। ये सभी कार्यकर्ता सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में आए थे। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि अभी प्रमुख लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। 1 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आकर ग्वालियर चंबल अंचल के पूर्व विधायकों और सांसदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। बता दें कि 1 दिन पहले पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपने 200 समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन किया था। आज मुख्य लोग आए हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से। सेकंड जो होगा चरण वो 1 तारीख को महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद भोपाल आएंगे और उनके साथ पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और सभी जो बड़े नेता हैं वो ज्वाइनिंग देंगे। आगे कुआं
पीछे खाई, ये कहावत आपने सुनी होगी। इन दिनों जबलपुर के लोग कुछ ऐसी ही परेशानी से गुजर रहे हैं। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के बीच बने जल संकट से आधे शहर में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग अगर लॉकडाउन का पालन करके घर में बैठते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, और अगर बाहर निकलते हैं तो टैंकर से पानी लेने में उमड़ रही भीड़ से संक्रमण का खतरा है। प्यास से लोग परेशान हो चुके हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह छोड़कर टैंकर से पानी लेने उमड़ रहे हैं या सीधे नर्मदा नदी का रुख कर रहे हैं। बता दें कि आधे शहर को जलापूर्ति करने वाले रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन 22 मई को फूट गई थी, जिसे अब तक सुधारा नहीं जा सका है। नैनीताल से आए हैं यहाँ ग्वारी घाट में पानी भरने को। हम लोग के यहाँ पार्षद भी कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, ताकि हम लोग पानी से बहुत पीड़ित हैं। आज एक टैंकर आया है 2 दिन में, अब 10,000 की बस्ती में एक टैंकर में होगा क्या? पार्षद भी पानी ऐसा दे रहा है कि वो आ ही नहीं रहा। एक टंकी आई रही तो उसमें पानी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। लड़ाई झगड़ा इतनी मची रही कि हम लोग बहुत परेशान हो गए। लंबे समय तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच श्रेय लेने की सियासत का केंद्र रहा जबलपुर के दमोह नाका फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। प्रदेश के सबसे लंबे इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के टेंडर कई बार रद्द हुए थे। अब 758 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। कोरोना संकट काल में लागू किए गए लॉकडाउन 4 में आखिरकार विकास कार्यों को गति मिलना शुरू हो गई है, और इस बीच जबलपुर का एक बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर साकार होने को है। जबलपुर के दमोह नाका फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस वक्त आप देख सकते हैं जबलपुर के मदन महल इलाके में मौजूद हूँ, और यहाँ पर दमोह नाका फ्लाईओवर को बनाने के लिए शुरुआती काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये 7 किलोमीटर लंबा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा, जिसे 758 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया जाना है। और इसको लेकर सियासत भी खासी हुई थी, जिसके चलते ये देश भर के 10-15 ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया था जिस पर बहुत अड़ंगेबाजी हुई थी। लेकिन करीब करीब 2 साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार ये फ्लाईओवर साकार होने को है। इस वक्त सॉइल टेस्टिंग का काम किया जाना है, चूँकि 200 पिलर इस एलिवेटेड फ्लाईओवर में लगाए जाएंगे और इसके 5 स्लैग होंगे, और अलग अलग जगह पर मिट्टी की स्थिति क्या है, इसीलिए सॉइल यहाँ पर टेस्टिंग का काम जो है फ़िलहाल किया जा रहा है। ये जो फ्लाईओवर है जबलपुर के मदन महल इलाके को जबलपुर के दमोह नाका इलाके से जोड़ेगा, और इस बीच जो मदन महल स्टेशन होता है वहाँ पर 110 मीटर लंबा एक स्टे केबल ब्रिज भी बनाया जाएगा। तो माना जा सकता है कि सियासत में फंसा हुआ मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब साकार होने को है, और इससे जबलपुर को एक बड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस पूरे इलाके में सुगम ट्रैफिक के लिए और शहरी तौर पर एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनज़र ये फ्लाईओवर बेहद अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि सोमवार को प्रदेश भर में ईद मनाई जाएगी। साथ ही सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील की है कि वो ईद के मौके पर ईदगाह मस्जिद न पहुंचे, बल्कि अपने घरों में ही नमाज अदा कर कोरोना से जीत की दुआ मांगे। मौलाना ने बताया कि ईदगाहों और मस्जिदों में अधिकतम 5 से 7 लोग ही पहुंचेंगे, बाकी लोग अपने घरों में ईद मनाएंगे। मुफ्ती आजम ने कहा कि ईद की नमाज के बाद प्रदेशवासियों के नाम अपना पैगाम सोशल मीडिया के जरिए वो जारी करेंगे। ईदगाहों में नमाज होगी, वही चंद लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लोग पढ़ेंगे। मस्जिदों में भी 5-7 लोग पढ़ेंगे, बाकी सब लोग घरों में शुक्राने की 2 रकात नफिल अदा कर लेंगे चाश्त के बाद। चलिए, तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ।